दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास की घटना चक्री बुक की थ्योरी को। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 1 और ये मास्टर वीडियो रहेगा। फ्रेंड्स, 2 से 3 पार्ट में इस बुक को हम जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। अगर आपके पास ये बुक नहीं है और आप इस बुक की थ्योरी को पढ़ना चाह रहे हैं तो आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं इस थ्योरी को। और अगर आपके पास ये बुक है तो आप इस खुद से भी पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का आप लाभ इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आप इसे ऑडियो के तौर पर सुन सकते हैं। जितना मैं बोलूँगा आप उतना सुने, कान में ईयरफोन लगा लें और उसके बाद अपने काम को करते रहें, तब भी आपको इस बुक से इस वीडियो से फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस बुक को पूरी थोड़ी हम करने के बाद जितने आप प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं आप उन्हें कर लेते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला चैप्टर हमारा दे रखा है चकबंदी के बारे में। तो चकबंदी प्रक्रिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो राज्य सरकार जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 4142 के अंतर्गत ग्रामों में चकबंदी कराने हेतु विज्ञप्ति जारी करती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, चकबंदी के लिए राज्य सरकार अधिनियम की धारा 41 और 42 के तहत विज्ञप्ति जारी करती है। पुनः चकबंदी आयोग धारा 4 का 1 और 4 का 2 के अंतर्गत चकबंदी प्रक्रिया आरंभ हेतु अधिसूचना जारी करते हैं। इस अधिसूचना के प्रभाव स्वरूप राजस्व न्यायालय में चलने वाले समस्त वाद उपशमित अवैध होते हैं और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के पूर्व अनुमति के बिना कोई भी खातेदार कृषि कार्य से इतर कार्य हेतु अपनी ज़मीन का उपयोग नहीं कर सकता है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, धारा 4 का 2 के प्रकाशन के उपरांत ग्राम में चकबंदी समिति का गठन भूमि प्रबंधन समिति के सदस्यों में से किया जाता है। ये समिति चकबंदी प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर चकबंदी प्राधिकारियों के सहयोग पर परामर्श प्रदान करती है। अगला पॉइंट है, तदुपरांत चकबंदी लेखपाल ग्राम में जाकर अधिनियम की धारा 7 के तहत भूचक्र संशोधन स्थल के अनुसार करता है एवं चकबंदी करता धारा 8 के अंतर्गत पड़ताल कार्य करता है, जिसमें घाटों की भौतिक स्थिति, पेड़, कुओं, सिंचाई के साधन व अन्य संबंधियों का अंकलन पत्र 4(2) का में करता है। खतौनी में पाए जाने वाली अशुद्धियों का अंकन आकार पत्र 4 में करता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, पड़ताल के उपरांत सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा चकबंदी समिति के परामर्श से विनिमय अनुपात का निर्धारण घाटों की भौगोलिक स्थिति, उत्पादन, समुन्नतियों आदि के आधार पर किया जाता है। अगला पॉइंट दे रखा है, अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत सिद्धांतों का विवरण पत्र तैयार किया जाता है, जिसमें कटौती का प्रतिशत, सार्वजनिक उपयोग की भूमि का आरक्षण तथा चकबंदी प्रक्रिया के दौरान अपनाए जाने वाले सिद्धांतों का उल्लेख किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है, इस प्रारंभिक स्तर पर की गई समस्त कार्यवाहियों में खातेदारों को अवगत कराने के लिए अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत आकार पत्र 5 का विवरण दिया जाता है, जिसमें खातेदार अपने खाते की स्थिति तथा घाटों के क्षेत्रफल की अशुद्धियां जान जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट दे रखा है, आकार पत्र 5 में दिए गए विवरणों तथा खातेदारों से प्राप्त आपत्तियों के आधार पर सहायक चकबंदी अधिकारों द्वारा अभिलेखों को शुद्ध करते हुए आदेश पारित किए जाते हैं। इन आदेशों को क्षुब्ध व्यक्ति, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के यहाँ अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, धारा 9 के अंतर्गत वादों का निरस्तीकरण के बाद धारा 10 के अंतर्गत पुनरीक्षित खतौनी बनाई जाती है, जिसमें खातेदारी की जोतों संबंधी त्रुटियों को शुद्ध रूप से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा चकबंदी समिति के परामर्श से प्रस्तावित चकबंदी योजना बनाई जाती है और धारा 20 के अंतर्गत आकार पत्र 23 भाग 1 वितरण किया जाता है, जिसमें खातेदारों की जोतों के विभाजन सहित प्रस्तावित जोत का अंकन रहता है। इसमें असहमत व्यक्ति क्रमशः चकबंदी अधिकारी के यहाँ आपत्ति एवं बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के यहाँ अपील कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट दे रखा है, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा प्रस्तावित चकबंदी योजना की धारा 23 के अंतर्गत पुष्टिकृत किया जाता है, जिसके बाद नई जोतों पर खातेदारों को कब्जा दिलाया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया से असहमत कोई भी खातेदार धारा 48 के अंतर्गत उप संचालक चकबंदी के न्यायालय में निगरानी दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है।
तो इसमें बस यही बताया जा रहा है जो चकबंदी के अंतर्गत अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को वाद विवाद होता है, तो वो कहाँ कहाँ अपील कर सकता है और किस धारा के तहत कर सकता है। नेक्स्ट दे रखा है अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अंतिम अभिलेख यानी कि बंदोबस्त तैयार किया जाता है, जिसमें आकार पत्र 41 व 45 बनाया जाता है तथा नए नक्शे का निर्माण किया जाता है, जिसमें पुराने घाटों के स्थान पर नए घाटे बना दिए जाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया की प्रत्येक स्तर पर गहन जांच की जाती है। अगला पॉइंट दे रखा है इस प्रकार चकबंदी एक चरणबद्ध गतिविधि है, यानी कि इसका एक क्रम होता है, एक सही ऑर्डर होता है, तो ये आपको बताया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है गाँवों में चकबंदी की प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु 5 वर्ष की अधिकतम समय अवधि निर्धारित है, यानी कि 5 वर्ष का टाइम दिया जाता है चकबंदी में होने में। अगला दे रखा है राजस्व विभाग के बारे में हम देखते हैं। तो राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत निम्नलिखित 5 विभाग अध्यक्ष होते हैं। तो इसमें पहला होता है राजस्व परिषद, नेक्स्ट होता है हमारा चकबंदी आयुक्त, अगला है राहत आयुक्त, अगला है निदेशक भूमि अध्यापित उत्तर प्रदेश, अगला है प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। तो ये कौन होते हैं? 5 विभाग अध्यक्ष होते हैं। तो ये सभी विभागाध्यक्ष लखनऊ में स्थित हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही तो लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्व विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो राजस्व विभाग की जिम्मेदारी किसके पास है, कौन से मंत्री के पास है, तो किसके पास है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्व परिषद के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? राजस्व परिषद, यानी कि रेवेन्यू बोर्ड है। राजस्व परिषद राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई? 1831 में। और कहाँ पर की गई थी? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। अगला है राजस्व परिषद राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है। ध्यान रखना है आपको, राजस्व परिषद के निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय की भांति सारे राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है, यानी कि इसको मानना ही होता है। अगला है राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार करती है। तो इससे लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि राजस्व परिषद की सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, या इसी तरीके से ऑप्शन दिए होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कौन करता है? राज्य सरकार। अगला पॉइंट है हमारा राजस्व परिषद के सदस्य कमिश्नरों में से ही नियुक्त किए जाते हैं, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा राजस्व परिषद के कार्यों को हम समान रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। तो इसमें पहला आता है हमारा प्रशासनिक और दूसरा न्यायिक। तो प्रशासनिक कार्यों के में बंदोबस्त, तो भू अभिलेखों का रखरखाव, इनके कार्यों के बारे में आपको ध्यान रखना है। प्रशासनिक कार्यों में तो भू अभिलेखों का रखरखाव, मालगुजारी, अन्य देयों की वसूली, जितने भी जो कर वसूले जाते हैं वो प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत वसूले जाते हैं। भूमि अर्जन आदि भी इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यायिक कार्यों में अपीलीय, किसी चीज़ के लिए अपील करी जाती है, निगरानी की जाती है, पुनर्विलोकन होता है, ये किसके अंतर्गत? न्यायिक कार्यों के अंतर्गत। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। राजस्व परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। स्वतंत्रता के बाद 1947-48 में राजस्व परिषद की प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो ये डेट आपसे पूछ सकते हैं कब किया गया है अलग? 1947-48 में। प्रशासनिक शाखा को लखनऊ में ले जाया गया और न्यायिक शाखा को इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में बनाए रखा है। ये व्यवस्था अभी भी जारी है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्तमान में राजस्व परिषद में 1 अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है राजस्व परिषद में 1 अध्यक्ष होगा और 2 उसके प्रशासनिक सदस्य और 7 क्या होते हैं? 7 न्यायिक सदस्य। अगला है हमारा राजस्व परिषद के अंतर्गत मंडलायुक्त, जिलाधिकारी एवं उनके अधीन समस्त राजस्व प्राधिकारी आते हैं। मंडल आयुक्त को सहयोग देने के लिए अपर मंडलायुक्त होते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, जिसे हम एडीएम कहते हैं। नेक्स्ट है जिलाधिकारी के अंतर्गत अपर जिलाधिकारी यानी कि एडीएम, उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल आते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? जिलाधिकारी के, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, जिसे आप डीएम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा राजस्व परिषद के अधीन सर्वेक्षण और अभिलेख क्रियाएँ भी होती हैं। किसके अंतर्गत होती हैं? राजस्व परिषद के। अगला ये कार्य जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण की सहायक अभिलेख अधिकारों द्वारा किया जाता है। राजस्व परिषद के प्रशासनिक सदस्य प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं।
ध्यान रखना है। अगला है राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्य राजस्व वादों का निस्तारण करते हैं, तो ये भी ध्यान रखें। अगला पॉइंट है इनके यहाँ उत्तर प्रदेश की जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत राजस्व वादों का निस्तारण किया जाता है, तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है। अगला है उत्तर प्रदेश भू राजस्व के अंतर्गत राजस्व वादों का निस्तारण परिषद के लखनऊ मुख्यालय पर माननीय अध्यक्ष एवं प्रशासनिक सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्व परिषद के अनुभाग। तो अनुभाग आपको ध्यान रखना है, अनुभाग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसके बारे में दे रखा है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लखनऊ और राजस्व परिषद के उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय में 19 अनुभाग और 14 क्या हैं प्रकोष्ठ। तो राजस्व परिषद के प्रयागराज कार्यालय में कितने 2 अनुभाग हैं, तो प्रयागराज में कितने 2 अनुभाग हैं, और जो इलाहाबाद वाले में कितने हैं, लखनऊ वाले में कितने हैं 19 अनुभाग। तो लखनऊ वाले में 19 और प्रयागराज वाले में 2 अनुभाग। तो ये लखनऊ वाले आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो पहले राजस्व अनुभाग की बात करते हैं। तो इसके द्वारा अन्य कार्यों के साथ राजस्व ग्रामों के सृजन अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य किए जाते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है जमींदारी का उन्मूलन राजस्व अनुभाग 1 का ही कार्य है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जमींदारी का उन्मूलन किस में है, राजस्व अनुभाग संख्या 1 में। भूमि व्यवस्था लागू करने का काम राजस्व अनुभाग 1 द्वारा किया जाता है, तो ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, भूमि व्यवस्था लागू और जमींदारी का उन्मूलन किस अनुभाग में है, अनुभाग 1 में। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्व अनुभाग 2। तो राजस्व अनुभाग 2 में ग्राम पंचायत में निहित भूमि तथा अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो इस अनुभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम में से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। ऊसर बंजर निष्प्रयोज्य भूमि का आवंटन तथा तत्संबंधी कार्य इसी अनुभाग द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट दे रखा है ग्राम सभाओं के हाट बाजार मेलों तालाबों पोखरों जल प्रणालियों से होने वाले आय व्यय संबंधी कार्य राजस्व अनुभाग 2 के अधीन हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जितने भी बाजार या मेले तालाब जो भी चीज़ें होती हैं उन पर कर वसूली होती है, किस अनुभाग के अंतर्गत होती है, अनुभाग 2 के अंतर्गत। नेक्स्ट दे रखा है राजस्व अनुभाग 2 ग्राम सभा द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने से संबंधित शिकायतों से संबंधित कार्य भी करता है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट दे रखा है भूमि प्रबंधक समितियों का कार्य उनका नियंत्रण भी राजस्व अनुभाग 2 के अधीन ही है। अगला दे रखा है राजस्व अनुभाग 3। तो राजस्व अनुभाग 3 राजस्व सचिव शाखा के सभी 14 अनुभागों के अधिष्ठान से संबंधित कार्य करता है, तो ध्यान रखना इसे आप। राजस्व अनुभाग 4 राजस्व परिषद एवं जिलों में भू अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण आधुनिकीकरण कंप्यूटरीकरण कार्य करने के लिए करता है। तो राजस्व अनुभाग 4 में ही जितने भी कंप्यूटरकृत कार्य होते हैं सब इसी के अंतर्गत होते हैं। अगला दे रखा है अगला पॉइंट इस अनुभाग में मंडल जिला तहसील कार्यों से संबंधित समस्त कार्य किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व अनुभाग 4 में IAS तथा PCS अधिकारियों के सृजन का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट दे रखा है लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना विशेष कार्य राजस्व अनुभाग 4 के द्वारा किया जाता है। अगला है हमारा वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराए जाने का कार्य इसी अनुभाग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट दे रखा है राजस्व अनुभाग 5। तो राजस्व अनुभाग 5 में प्रदेश में नए मंडल जनपद तहसीलों के सृजन, यानी कि नए मंडल और जनपद और तहसीलों के बनना, उससे संबंधित विभिन्न मामलों को देखता है कौन, राजस्व अनुभाग 5। मंडल जिला तहसीलों के भवनों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन राजस्व अनुभाग 5 के ही द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसको भी आप। अगला पॉइंट दे रखा है विभिन्न विभागों को राजस्व विभाग की भूमि उपलब्ध कराए जाने से संबंधित कार्य इसी अनुभाग द्वारा किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है उपनिवेश क्षेत्रों में अनाधिकृत कब्जे को हटाने का कार्य राजस्व अनुभाग 5 द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत नेपाल चीन तिब्बत सीमा विवाद संबंधी कार्य राजस्व अनुभाग 5 के ही अधीन आते हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला है अंतर प्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा इसी अनुभाग द्वारा किया जाता है। अंतर जिला तहसील तथा ग्रामों से संबंधी सीमा विवाद राजस्व अनुभाग 5 के ही अधीन है। तो जितने भी आपको ध्यान रखना है, जितने भी सीमा विवाद वाले केस होंगे, चाहे
प्रदेश के, एक प्रदेश की दूसरे प्रदेश से, एक शहर की दूसरे से, या गाँव के, सब किसमें अनुभाग 5 के अंतर्गत ही देखा जाता है, इसका विवाद सुलझाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जाने वाले नक्शे में दर्शित सीमांकन एवं प्रमाणीकरण का कार्य राजस्व अनुभाग 5 का ही देखता है। अगला है वित्त आयोग से संबंधित कार्य राजस्व अनुभाग 5 के द्वारा ही संपादित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्व अनुभाग 5 राजस्व स्थायी समिति का समन्वय कार्य करता है। अगला है कलेक्ट्रेट तथा तहसील भवनों के अहातों में स्थित भूमि का पट्टा एवं अन्य प्रबंध राजस्व अनुभाग 5 का ही काम है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्व अनुभाग 6। तो राजस्व अनुभाग 6 द्वारा राजस्व परिषद के लिए पदों का सृजन किया जाता है। अगला है इसी अनुभाग द्वारा राजस्व परिषद के सदस्यों का कार्य विभाजन किया जाता है, यानी कि किसी को क्या काम करना है, इसमें राजस्व अनुभाग 6 के अंतर्गत बताया जाता है। अगला है भू राजस्व के अभ्यर्पण छूट मालिकाना संबंधी कार्य राजस्व अनुभाग 6 के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है नुज़ूल भूमि संबंधी कार्य राजस्व अनुभाग 6 ही देखता है। अगला पॉइंट है रेलवे के अतिरिक्त भूमि का बंदोबस्त यही अनुभाग के अंतर्गत देखा जाता है। नेक्स्ट है राजस्व अनुभाग 6 विस्थापितों की सहायता एवं पुनर्वास कार्य करता है, ध्यान रखना है। अगला है राजस्व अनुभाग 7 भू राजस्व नहर दे तकाबी दे अन्य सरकारी दे की वसूली भी करता है। कौन? राजस्व अनुभाग 7। तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखें। ये अनुभाग यानी कि राजस्व अनुभाग 7 की बात हो रही है। यह अनुभाग भू राजस्व तथा भू राजस्व की बकाया की भांति वसूल किए जाने वाले देयों की वसूली के लिए अचल संपत्ति का विक्रय करता है। नेक्स्ट है ये अनुभाग राजस्व वसूली से संबंधित अन्य कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्व अनुभाग 8। तो राजस्व अनुभाग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जितने भी चकबंदी से संबंधित कार्य किसमें किए जाते हैं? राजस्व अनुभाग 8 में। तो इससे तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे राजस्व अनुभाग 8 को। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्व अनुभाग 9। तो राजस्व 9 अनुभाग में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल इत्यादि के कार्य तथा उनकी सेवा नियमावली उनमें संशोधन संबंधी कार्य होते हैं। किसमें? राजस्व अनुभाग 9 में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखें। कृषि गणना, खेतों की हड़बंदी, दाखिल खारिज संबंधी कार्य, बंटवारा संबंधी कार्य राजस्व अनुभाग 9 ही करता है, इसके अंतर्गत ही किए जाते हैं। तो राजस्व अनुभाग 9 भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है राजस्व अनुभाग 10। तो इसके निम्नलिखित प्रमुख कार्य करता है, ध्यान रखना है इसको। तो पहला है ये निर्धारित मंडलों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने हेतु उनसे प्रार्थना पत्र व शिकायत लेता है, यानी कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो प्रार्थना पत्र इसी के अंतर्गत दिया जाता है। अगला पॉइंट है इसमें ये अनुभाग दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के लिए अनुदान आदि जिलाधिकारियों को धन आवंटित कराता है। तो किसके अनुभाग के अंतर्गत? राजस्व अनुभाग 10 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये अनुभाग जिला बाढ़ नियंत्रण तथा आपदा सहायता कार्य को करता है। जितनी भी जो नुकसान वाली चीज़ें होती हैं उनके लिए जो धन आवंटन के लिए राजस्व अनुभाग 10 के ही अंतर्गत मिलता है। अगला है प्राकृतिक आपदा के कारण मालगुजारी, लगान एवं अन्य सरकारी देयों की माफ़ी एवं स्थगन का कार्य यह अनुभाग ही करता है। अगला पॉइंट है यह अनुभाग सरकारी खर्चे में मितव्ययता का कार्य करता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, मतलब देखरेख करता है कि किसको कितना देना, किसको कितना नहीं देना, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है राजस्व अनुभाग के 11 की बात करते हैं। तो इसके निम्नलिखित कार्य हैं, तो आप इसे ध्यान रखें। पहला ये अनुभाग बाढ़ की वार्षिक समीक्षा करता है। तो 10 में तो ये था कि बाढ़ से जो नुकसान होता है तो उससे कितना धन किसे मिल रहा है ये है, और इसमें क्या करता है समीक्षा की जाती है कि बाढ़ कहाँ पर आई है, कहाँ नहीं आई है। अगला है ये अनुभाग दैनिक बाढ़ क्षति सूचना उपलब्ध कराता है, मतलब सबकी जानकारी इकट्ठी करता है, कहाँ पर क्या चीज़ प्रभावित हुई है, कितना नुकसान हुआ है। यह अनुभाग मौसम और कृषि की दशा से संबंधित पाक्षिक अर्धशासकीय रिपोर्ट संकलन तथा प्रकाशन का कार्य करता है। कौन? राजस्व अनुभाग 11। नेक्स्ट हम देखते हैं यह अनुभाग भुखमरी की सूचना पर ध्यान देता है तथा उसकी जांच संबंधी कार्य करता है। यह अनुभाग कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करता है, यानी कि बिजली गिरना या और को भी जो विपदाएं आती हैं कृषि पर, तो उसकी भी किसमें है? राजस्व अनुभाग 11 में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा यह अनुभाग अग्नि दुर्घटनाओं के कारण हुई क्षति की सूचनाएं तद विषयक सामान्य निर्देश तैयार करता है। अगला पॉइंट है इसी में
बाढ़ तथा अन्य दैवीय आपदाओं के समय सहायक सैनिक सहायता उपलब्ध कराने का काम भी किसके अंतर्गत किया जाता है? अनुभाग 11 के। ये अनुभाग शीतलहरी तथा पाला की निगरानी रखता है। जो सर्दियों में शीतलहर आती है या पाला गिरता है तो उसकी निगरानी भी इसी अनुभाग के अंतर्गत की जाती है। फसल तथा मौसम की सूचना का काम यही अनुभाग देखता है। अगला पॉइंट है हमारा, ये अनुभाग सूखे के कारण क्षति होती है उसकी सूचना भी कौन देता है? अनुभाग 11। राजस्व अनुभाग 12 की बात करते हैं तो इसके निम्नलिखित कार्य। पहला, ये अनुभाग अधिकतम जोत सीमा तथा आरोपण अधिनियम का कार्यान्वयन एवं अतिरिक्त घोषित भूमि का बंदोबस्त करता है। भू राजस्व अधिनियम और भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों के अंतर्गत मुकदमों पर कार्य करता है। कौन? राजस्व अनुभाग 12। अगला है, उद्योग बंधु तथा उद्योगों का उच्च स्तरीय समिति संबंधी कार्य करता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, किसके अंतर्गत होता है ये? राजस्व अनुभाग 12 के। अगला है, 20 सूत्री कार्यक्रम का समन्वय कार्य करता है। कौन करता है? राजस्व अनुभाग 12। तो 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से जब हम योजनाएं पढ़ेंगे। तो अगला है, परिवार नियोजन से संबंधित समस्त समन्वय का कार्य कौन करता है? राजस्व अनुभाग 12। अगला पॉइंट है इसी में, वार्षिक कार्य योजना का समन्वय कार्य कौन करता है? अनुभाग 12। न्यायिक बांटों का समन्वय कार्य करता है, ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्व अनुभाग 13 के अंतर्गत भूमि अध्यापित अधिनियम से संबंधित समस्त कार्य किए जाते हैं। किसके अंतर्गत? राजस्व अनुभाग 13 के अंतर्गत। इस अनुभाग द्वारा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939, 1962, 1965, 1972 के संचालन का कार्य किया जाता है। किसके अंतर्गत? राजस्व अनुभाग 13 के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्व अनुभाग 14 के बारे में। तो राजस्व 14 निम्नलिखित कार्यों का संपादन करता है। ये अनुभाग सर्वेक्षण एवं अभिलेख संबंधी क्रियाएं करता है, ध्यान रखना आपको। अगला है, ये अनुभाग भू राजस्व बंदोबस्त करता है। नेक्स्ट है, ये उत्तर प्रदेश भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई इससे संबंधित समस्त कार्य करता है। तो ये भी आप ध्यान रखें। भूदान ग्रामदान संबंधी कार्य कौन करता है? राजस्व अनुभाग 14। मैप एवं रिकॉर्ड मैनुअल की पुनरीक्षण कौन कार्य करता है? कौन करता है? राजस्व अनुभाग 14। नेक्स्ट है, नामांतरण दाखिल खारिज। तो दाखिल खारिज की रिपोर्ट तहसीलदार नायब तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत कौन करता है? तो यही करता है यही अनुभाग। अगला है, तहसीलदार इस कार्य को स्वयं कर सकते हैं या किसी तहसीलदार न्यायिक या नायब तहसीलदार को भेज सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है, तहसीलदार न्यायिक का पद प्रदेश के अधिकांश पूर्वी जिलों में है। अगला है, भूमि का हक सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित बाद एवं उप जिलाधिकारी के एसडीएम के यहाँ चलते हैं। अगला है, उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम ग्राम पंचायत के सदस्यों व प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हैं। अगला पॉइंट है, इनके द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध जिला न्यायाधीश के न्यायालयों में अपील होती है। अगला दे रखा है, राजस्व अधिकारियों के कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व इन्हीं मजिस्ट्रेटों पर है। अगला है, जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी यानी कि डीएम पर होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जिलाधिकारी जिले में और मंडल आयुक्त तो मंडल में शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, यानी शासन इन्हीं के प्रतिनिधित्व में किया जाता है। उप जिलाधिकारी एसडीएम जिलाधिकारियों की प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। भू अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी को सौंपा गया है। तो जितने भी भू अभिलेख होते हैं उन पर किसका दायित्व होता है? जिलाधिकारी पर। जिलाधिकारी का उसका दायित्व होता है। अगला है, प्रदेश के सभी अभिलेखों यानी खतौनियों का कंप्यूटरीकरण किया गया है और अब केवल कंप्यूटरीकरण खतौनी तहसील से निर्गत किए जाने के निर्देश हैं। नेक्स्ट है, सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं उसके संप्रबंधन का उत्तरदायित्व राजस्व विभाग का है। नेक्स्ट है हमारा, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है? हरदोई में है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखना आपको। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण कब्जेदारों की बेदखली का अधिकार तहसीलदार को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त भूधारकों सह भूधारकों के लिए व्यक्तिगत कृषि दुर्घटना बीमा योजना का संचालन 5 अक्टूबर 2004 से किया जा रहा है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, यदि 12 से 70 वर्ष की आयु के किसी व्यक्ति का नाम खतौनी में खातेदार सह खातेदार के रूप में अंकित है और उसकी मृत्यु दुर्घटना में हो जाती है
तो उसको वैधानिक उत्तराधिकारियों की बीमा कंपनी द्वारा धनराशि प्रदान की जाती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी को दिया जाता है, बीमा कंपनी को किया जाता है, यानी बीमा कौन देता है? राज्य सरकार। वर्तमान में इसके लिए द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से अनुबंध किया गया है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, राजस्व विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। ये प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, किसान बही, ये इत्यादि होते हैं। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई तो 243 बाई के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 32 का के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो पूछ सकते हैं राज्य वित्त आयोग होता है, उसका गठन कौन करता है? राज्यपाल। तो ध्यान रखेंगे इसको आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिला स्तरीय राजस्व प्रशासन की। तो इसमें हमें देखना है भारत में राज्यों को जिलों में विभाजित किया गया है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट पॉइंट है जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी जिला कलेक्टर, यानी कि क्या बोलते हैं? डीसी होता है, जो या तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी यानी कि आईएएस अधिकारी होता है, या राज्य सिविल सेवा पदोन्नत अधिकारी जिसे हम पीसीएस कहते हैं, पीसीएस का प्रमोशन वाला अधिकारी होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जो डीसी होता है या तो आईएएस अधिकारी होगा या पीसीएस रैंक का प्रमोशनल ऑफिसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिले को पुनः उपमंडलों में विभाजित किया जाता है जिसका प्रशासनिक प्रधान उप संभागीय अधिकारी यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिसे हम क्या कहते हैं? एसडीएम होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उपमंडल को अनेक तहसीलों या तालुकों में बांटा जाता है, तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है तहसील या तालुकों का प्रशासन तहसीलदार नामक प्रशासनिक अधिकारी के अधीन होता है। अगला पॉइंट है तहसील तालुका का विभाजन गांवों में किया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है तहसीलदार तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो तहसील स्तर पर करों की वसूली हेतु उत्तरदायी होता है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है तहसीलदार शब्द मुगल काल का शब्द है जो अरबी भाषा से व्युत्पन्न है। तो अरबी भाषा में तहसील का अर्थ है राजस्व सृजन या संग्रह, और दार का अर्थ है पद का धारक, यानी दोनों का संयुक्त है कर संग्रह, यानी कर को लेने वाला। तो क्या कहलाता है? तहसीलदार। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिला प्रशासन संरचना की। तो इसमें स्तर दे रखे हैं और नेक्स्ट आपको अधिकारी दे रखे। तो सबसे पहले बात करते हैं जिले स्तर पर जो अधिकारी होता है उसे हम क्या कहते हैं? जिलाधिकारी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जिला स्तर पर के अधिकारी को हम क्या कहेंगे? जिलाधिकारी। नेक्स्ट है हमारा अनुभाग या उप संभाग। तो इसके स्तर का अधिकारी कैसे क्या कहलाता है? अनुविभागीय उप संभाग अधिकारी यानी एसडीओ या एसडीएम। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला है तहसील या तालुका। तो जो इसके स्तर का अधिकारी तहसील स्तर का अधिकारी हमारा क्या कहलाता है? तहसीलदार। इसी में हमारा नायब तहसीलदार आ जाता है। अगला है राजस्व व्रत का जो अधिकारी होता है उसे क्या कहते हैं? राजस्व निरीक्षक या कानून को। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला है पटवारी या हल्का। तो इसका जो अधिकारी होता है उसे हम लेखपाल या पटवारी कहते हैं, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा दिया हुआ है तहसीलदार भू राजस्व से संबंधित मुकदमों का निर्णय भी करता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तहसीलदार जो होता है भू राजस्व से संबंधित मुकदमों का भी निर्णय लेता है। अगला पॉइंट है कानूनगो या राजस्व निरीक्षक खसरा और खतौनी का निरीक्षक या भूलेख निरीक्षक होता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। ये लेखपाल या पटवारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, यानी लेखपाल ने किस तरह का कार्य किया इसी को कौन देखता है? कानूनगो या राजस्व निरीक्षक। और जो लेखपाल अपनी जो रिपोर्ट पेश करता है किसे करता है? तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी किसे करता है? कानूनगो को। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लेखपाल या पटवारी अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली भूमि के खसरा एवं खतौनी लेख तैयार करने हेतु उत्तरदायी होता है, यानी खसरा और खतौनी को कौन तैयार करता है? लेखपाल या पटवारी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा दिया गया है राजस्व प्रशासनिक राजस्व अधिकारी और उनके अधिकार क्षेत्र। तो इसमें उत्तर प्रदेश भू राजस्व मालगुजारी प्रशासन जिन 2 प्रकार पदाधिकारियों के हाथों में दिया गया वे हैं,
तो इनमें सबसे पहला आता है राजस्व न्यायालय यानी कि रेवेन्यू कोर्ट। नेक्स्ट आता है राजस्व अधिकारी यानी रेवेन्यू ऑफिसर। तो भू राजस्व अधिनियम की धारा 4(8) के अनुसार राजस्व न्यायालय के अंतर्गत निम्न प्राधिकारी शामिल हैं। तो इनमें कौन कौन से प्राधिकारी शामिल हैं? तो सबसे पहला आता है इसमें हमारा राजस्व परिषद यानी रेवेन्यू बोर्ड या उसका कोई सदस्य। नेक्स्ट आता है हमारा कमिश्नर, उसके बाद अतिरिक्त कमिश्नर, फिर उसके बाद आता है कलेक्टर, उसके बाद अतिरिक्त कलेक्टर और उसके बाद सहायक कलेक्टर। नेक्स्ट आता है हमारा बंदोबस्त अधिकारी, उसके बाद सहायक बंदोबस्त अधिकारी और उसके बाद अभिलेख अधिकारी। तो इस तरह का ये क्रम चलता है। इसी प्रकार अभिलेख अधिकारी के बाद आता है हमारा सहायक अभिलेख अधिकारी और उसके बाद हमारा आता है तहसीलदार। तो इस तरह का ये क्रम होता है, इनको ऑर्डर को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्व अधिकारी यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर का अर्थ ऐसे अधिकारी से है जो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत मालगुजारी के कार्य के लिए राजस्व अभिलेख तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? राजस्व अधिकारी या रेवेन्यू ऑफिसर। अगला पॉइंट हमारा, इसका अर्थ ये हुआ कि राजस्व परिषद यानी कि रेवेन्यू बोर्ड और उसके सदस्यों को छोड़कर उपयुक्त अधिकारी राजस्व अधिकारी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अतिरिक्त निम्न अधिकारी शामिल हैं। तो इसमें सबसे पहले कमिश्नर, अतिरिक्त कमिश्नर, कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, ये इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट इसी में हमारे आ जाते हैं बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और उसके बाद सुपरवाइजर कानून गो और फिर नेक्स्ट में हमारा लेखपाल। लेखपाल से भी नीचे कौन आता है? जो हमारा होता है अमीन, जो गाँवों में जाकर भू राजस्व की वसूली करता है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्व न्यायालय। तो राजस्व न्यायालय यानी रेवेन्यू कोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रदेश में इस समय कुल 2651 राजस्व न्यायालय हैं। तो आपको ये संख्या ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो कुल कितने? 2651 राजस्व न्यायालय। इनमें नायब तहसीलदार के न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद तक के न्यायालय सम्मिलित होते हैं। तो इसमें सारे जितने भी हमारे राजस्व न्यायालय हैं सभी शामिल होते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। राजस्व न्यायालय में नायब तहसीलदार का न्यायालय सबसे निचला न्यायालय होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकते हैं कि राजस्व न्यायालय में सबसे निचला यानी सबसे निचले क्रम का न्यायालय किसका होता है? नायब तहसीलदार का। राजस्व परिषद का न्यायालय राजस्व न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तर प्रदेश। वर्तमान में प्रदेश के समस्त राजस्व न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, कंप्यूटराइजेशन कर दिया जा चुका है सबका। राजस्व न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण का प्रबंधन NIC की उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा की जा रही है। अगला पॉइंट है हमारा राजस्व न्यायालयों के अधीन मुख्य विषय निम्नलिखित हैं। तो ये क्या क्या काम करते हैं ये भी आपको ध्यान रखना और पता होना चाहिए। तो सबसे पहला है नामांतरण, जिसे हम क्या कहते हैं? दाखिल खारिज। अगला है ज़मीन पर मालिकाना हक की घोषणा से संबंधित मुकदमे। तो ये सब न्यायालय में होते हैं। नेक्स्ट है ग्राम सभा की भूमि को सुरक्षित करने एवं अवैध कब्जेदारों की बेदखली करना। इसी में आता है मेड़बंदी की भूमि बहस, बंटवारा संबंधी वाद, भूमि की नीलामी से संबंधित मामले ये कोर्ट करते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा इन मामलों से संबंधित अपीलें, रिवीजन, रिव्यू आदि होते हैं। राजस्व विभाग द्वारा संचालित एक दूसरी बीमा योजना है आम आदमी बीमा योजना। राजस्व विभाग द्वारा संचालित पहली बीमा योजना कृषक बीमा योजना है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है इस बीमा योजना की कार्यवाही संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम है। अगला पॉइंट है इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में 18 से 59 वर्ष की आयु के भूमिहीन व्यक्ति उसको प्राप्त होता है। तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है इसमें प्रत्येक भूमिहीन ग्रामीण परिवार के मुखिया को या धनार्जन करने वाले व्यक्ति का बीमा किया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है बीमा प्रीमियम रुपये कितना होता है? तो 200 रुपये प्रीमियम होता है और इसमें से रुपये 100 रुपये राज्य सरकार द्वारा और 100 रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट दे रखा है बीमित व्यक्ति को प्राकृतिक मृत्यु पर कितने 3000 रुपये दिए जाते हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन दुर्घटना के कारण होने पर मृत्यु पर कितने देते हैं? 75,000 रुपये। अगर प्राकृतिक मृत्यु यानी अपनी मौत से मरते हैं तो 30,000 रुपये कृषक को दिए जाते हैं और अगर किसी एक्सीडेंट से मरते हैं तो कितने दिए जाते हैं? 75,000 रुपये।
पूर्णतः अपंग होने पर कितने 75,000 रुपये दिए जाते हैं। एक्सीडेंट में अगर होता है और अपंग हो जाते हैं तो कितने मिलते हैं 75,000। आंतरिक रूप से अपंग को कितने मिलते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कितने मिलते हैं 37,500। तो आप ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है आपको सामने, लाभान्वित परिवार के अधिकतम 2 बच्चे जो क्रमशः 9 से 12 वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो को ₹100 प्रति माह के दर से छमाही अंतराल पर छात्रवृत्ति अनुमन है। यानी जो लाभान्वित परिवार है उसके बच्चे क्रमशः 9 से 12 वर्ष की तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हें ₹100 प्रति माह दर से छमाही के अंतराल से दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्व प्रशासन एवं कार्य। तो इसमें उत्तर प्रदेश में कृषि विकास के नियमित एवं कृषि संबंधी जोतों की चकबंदी के लिए उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 में बनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है जोत चकबंदी नियम कब बनाया गया 1953 में। अगला पॉइंट है चकबंदी का तात्पर्य एक कटक यूनिट के जोतों की विभिन्न खातेदारों के बीच इस प्रकार की पुनर्व्यवस्था करने से है जिससे कि उनके अपने अपने खाते अधिक संगत हो जाएं। अगला पॉइंट है चकबंदी का उद्देश्य खातेदारों के बिक्री जोतों को एक जगह इकट्ठा करना है, तो ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है चक का तात्पर्य चकबंदी होने पर खातेदार की निर्दिष्ट भूमि के खंड से है, अर्थात चकबंदी होने के पश्चात खातेदार को जो भूखंड आवंटित होता है वो क्या कहलाता है, चक कहलाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, चक। अगला पॉइंट है हमारा प्रत्येक जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है, कलेक्टर यानी कि डीसी। कलेक्टर जिले के गाँव को लेखपाल के हलकों में विभाजित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक जिले में कितने लेखपाल होंगे उनकी संख्या राज्य सरकार निर्धारित करेगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है हमारा उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 लेखपाल के संबंध से है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। धारा 1901 की धारा 23 लेखपाल से संबंधित होती है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। इसके अनुसार राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा निर्धारित या इसके अंतर्गत अभिलेखों को तैयार करने के लिए जो विहित किए जाएं प्रत्येक हलके में एक लेखपाल की नियुक्ति करेगी, किंतु राज्य सरकार ने अपने इस कर्तव्य की परागणाधिकारी सहायक कलेक्टर को दे दिया है। अगला पॉइंट है अतएव परागणाधिकारी सहायक कलेक्टर को यह अधिकार है कि वो लेखपाल को एक हलके से दूसरे हलके में अपने तहसील क्षेत्र कर दे, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं चकबंदी संचालक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा अंतर्गत बने नियमों के अधीन चकबंदी संचालक के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस स्थिति में नियुक्त करें और अतिरिक्त चकबंदी संचालक संयुक्त चकबंदी संचालक इसके अंतर्गत है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा उप संचालक चकबंदी। तो इसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार चकबंदी संचालक के अधिकारियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस स्थिति में नियुक्त करे जो उसे राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाएं तथा जिला उप संचालक चकबंदी और सहायक संचालक चकबंदी भी इसके अंतर्गत है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जोत का तात्पर्य ऐसी भूमि से जो ऐसे भाग अथवा भागों से है जो किसी खातेदार द्वारा अकेले अथवा अन्य खातेदारों के साथ संयुक्त रूप से एक खाते के अधीन अनाधिकृत हो, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दिया गया है समकोण निर्माण का तात्पर्य चकबंदी के समय चकों को प्रदर्शन को विनियमित करने के उद्देश्य से कटक के क्षेत्र को सुविधाजनक आकार के समकोण चतुर्भुज तथा चतुर्भुज के भागों को विभाजित करने की प्रक्रिया से है। अगला है खातेदार का तात्पर्य अंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर अथवा अंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर से है और इसके अंतर्गत का आसामी खा सरकारी पट्टेदार या सरकारी अनुदान ग्रहीता या सहकारी कृषि समिति की ऐसी शर्तों को पूरी करता है जो नियत की जाए भी हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं नक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण और तथा संशोधन। तो इसमें दे रखा है चकबंदी के संबंध में प्रख्यापन तथा अधिसूचना। तो कहा है यदि राज्य सरकार की राय हो कि कोई जिला या उसका भाग चकबंदी क्रियाओं के अधीन लाया जाए तो वो गजट में इस आशय का प्रख्यापन कर सकती है। तदुपरांत किसी अधिकारी या प्राधिकारी के लिए जो जिला उपसंचालक चकबंदी द्वारा तदर्थ अधिकृत किया जाए ये विधि संगत होगा कि वो
तो इसमें पॉइंट आपको ध्यान देना है। तो पहला है उक्त क्षेत्र की किसी भूमि में समकोण निर्माण के संबंध में या अन्यथा प्रवेश करे तथा उसके सर्वेक्षण करे और स्तर को मालूम करे। अगला है समकोण निर्माण के संबंध में खंभे लगाए। अगला है चकबंदी क्रियाओं के लिए क्षेत्र की उपयुक्तता का निश्चय करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं खा, तो जिला उपसंचालक चकबंदी खंड। अगला है मतलब इसी में जिला उपसंचालक चकबंदी खंड का के अधीन जारी किए गए प्रख्यापन की सार्वजनिक सूचना उक्त जिले या उसके भाग में सुविधापूर्ण स्थानों पर दिलवाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित 2016 में संशोधन हेतु अध्यादेश 2019 के संबंध में। तो इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 में संशोधन से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना, डेडिकेट फंड कॉरिडोर परियोजना, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे परियोजना जैसी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं हेतु आरक्षित श्रेणी की भूमियों के पुनर्ग्रहण विनिमय में सहायता आ सकेगी। तो इसी में दे रखा है आगे, धारा 80 के संशोधन से कृषि के औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं आवासीय परियोजना हेतु उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया सुगम हो सकेगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं धारा 88(3) के संशोधन। धारा 88(3) में संशोधन से विहित सीमा से अधिक भूमि के संक्रमण हेतु अनुमति की प्रक्रिया सहज हो सकेगी, जिससे औद्योगिकरण के तथा प्रदेश के विकास की गति तेज हो सकेगी। अगला पॉइंट है धारा 94, धारा 95 में संशोधन से कृषि योग्य भूमियों के पट्टे पर दिए जाने वाले कृषि को बढ़ावा मिल सकेगा तथा सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु भूमि पट्टे पर उपलब्ध हो सकेगी, जिससे प्रदेश में विद्युत उत्पादन में वृद्धि संभव हो सकेगी। तो आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट धारा 108 व धारा 110 में संशोधन से पैतृक भूमि में मातृक पुत्र के अभावित पुत्रियों का अधिकार भी मिल सकेगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लेखपाल के कार्य। तो लेखपाल के कार्य आपको ध्यान रखना, क्योंकि लेखपाल के एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें लेखपाल के कार्य जैसे कि लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल में वर्णित है, निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है तहसील द्वारा निर्धारित की गई तिथि पर प्रत्येक मास में लेखपाल तहसील में उपस्थित होंगे। यानी तहसीलदार के कहने पर जो तहसीलदार एक डेट फिक्स करेगा, उस पर सभी लेखपालों को प्रेजेंट होना अनिवार्य होता है। अगला पॉइंट है तहसील में उपस्थिति के अवसर पर लेखपाल संक्रमय यानी कि ट्रांसफरेबल अधिकार वाले भूमिधार द्वारा अंतरिक्त किए गए सभी अबाधित मामलों और समर्पण मामलों की रिपोर्ट रजिस्ट्रार कानूनगो को देंगे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला पॉइंट है लेखपाल कार्यों में किसी आपदा जैसे बाढ़, सूखा, ओला, पाला, फसल रोग, मनुष्यों या पशुओं में भयंकर संक्रमण रोग, घर या फसल में भयंकर आग लगने के पश्चात लेखपाल रजिस्ट्रार कानूनगो को एक रिपोर्ट देंगे। यदि सुपरवाइजर कानूनगो पड़ोस में है तो उन्हें सूचित करेंगे। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है पशुओं के संक्रमण रोग के फैलने पर वो ऐसी रिपोर्ट पशु चिकित्सा विभाग को भी देंगे। अगर दोस्तों ये पशुओं में बीमारी फैली तो किसे देना है, पशु चिकित्सा विभाग को। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है जब कभी सुपरवाइजर कानूनगो लेखपाल के हल्के यानी कि क्षेत्र में जाए तो लेखपाल उन्हें रिपोर्ट करेंगे, मतलब उन्हें सारी जानकारी देंगे कहाँ क्या चल रहा है। अगला है प्रत्येक लेखपाल अपने हल्के की समस्त भूमि प्रबंधक समिति यानी कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी LMC के पदेन मंत्री भी होता है। अतः लेखपाल को भूमि प्रबंधक समिति के निर्देश में समिति संबंधी कार्य करने होते हैं। तो ये सब क्या है, लेखपाल के कार्य। चलिए और देख लेते हैं। तो अगला है लेखपाल ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण के सभी मामले और ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति के सभी मामलों की रिपोर्ट कलेक्टर को देता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला है लेखपाल को लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल के पैरा 25 में वर्णित नक्शा, खसरा, खतौनी, दिनचार्य, बही, सीमा द्योतक चिन्हों की सूची तथा अन्य कागजात को तैयार करना पड़ता है और उन्हें रखना पड़ता है। तो ये सब क्या होते हैं, लेखपाल के कार्य। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा टॉपिक उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2015। तो इसमें क्या दे रखा है, ये नियमावली उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2015 कही जाएगी। उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा एक अधिनियत सेवा है जिसमें समूह ग के पद समाविष्ट हैं, यानी कि ग्रुप C की पोस्ट होती है, ये आपको पता ही होगा। अगला है सीमा नियमावली में परिषद का तात्पर्य राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश से है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे।
अगला पॉइंट है हमारा, लेखपाल के संवर्ग मंडलवार होगा और मंडलवार सदस्य। नेक्स्ट है इसी में, तो अगला देख इसी में पॉइंट दे रखा है, लेखपाल संवर्ग मंडलवार होगा और मंडलवार सदस्य संख्या का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, परंतु ये कि एक नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पदों को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर हकदार ना होगा। दो राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वो उचित समझें, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, आयु 10 सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिससे सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापन की जाएं 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की हो। यानी लेखपाल के पद के लिए आपको पता ही होगा 18 से 40 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए, और ये आयु जुलाई जो मंथ चल रहा है जुलाई से काउंट किया जाता है। तो आपका नोटिफिकेशन कभी भी आता है तो आपकी जो एज काउंट की जाएगी तो जुलाई के मंथ से की जाएगी। चलिए अगला देखते हैं, परंतु ये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाएं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष की अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए। तो नियमावली में यही सब होता है कि लेखपाल की जो क्वालिफिकेशन होती है उसमें चेंज करा जाता है, जैसे कि अभी CCC का मामला फैला है कि CCC होगी या नहीं होगी, तो इस नियमावली में संशोधन करना पड़ता है कि लेखपाल की CCC अनिवार्य है या नहीं है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, परिवीक्षा 19 की सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परीक्षा नियमावली 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जाएगा। तो यही दे रखा है इसके बारे में। नेक्स्ट है, यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई है या परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अंत में नियुक्ति प्राधिकारी को ये प्रतीत हो कि परीक्षा विधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है तो उसकी सेवाएं समाप्त, तो आपको ध्यान रखना है, समाप्त की जा सकती हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है, ऐसा परीक्षा विधीन व्यक्ति जिसकी उपनियम 2 के अधीन सेवाएं समाप्त कर दी जाएं किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, अगर किसी को भी जैसे मान लो अपनी क्वालिफिकेशन या किसी और वजह से वो उस पद की योग्य नहीं पाया जाता है तो वो किसी भी मतलब चीज़ का हकदार नहीं होगा जो सेवाएं मिलती हैं। ज्येष्ठता की सेवा में किसी भी मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों को ज्येष्ठता के समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के अनुसार अवधारित की जाएगी एवं संबंधित मंडलयुक्त संवर्ग की ज्येष्ठता अवधारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्थानांतरण 24(1) के समय समय पर जारी सरकारी आदेश स्थानांतरण नीति के अनुसार मंडल युक्त अपने विवेक से किसी लेखपाल का स्थानांतरण मंडल के भीतर और जिले या कलेक्टर जिले के भीतर कर सकेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर मंडल आयुक्त चाहे तो अपने अनुसार लेखपाल का जो ट्रांसफ़र है किसी मंडल या मंडल के भीतर कर सकता है, और जो कलेक्टर होता है तो वो किसी भी जिले में या किसी सब डिवीज़न का प्रभारी असिस्टेंट कलेक्टर किसी लेखपाल का स्थानांतरण सब डिवीज़न के भीतर एक लेखपाल के सर्कल से दूसरे सर्कल में कर सकेगा। तो ये तो किसकी बात थी, लेखपाल के ट्रांसफ़र की बात। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला पॉइंट है, परंतु ये कि लेखपालों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण करने से पूर्व मंडलयुक्त एक सुनिश्चित कर लेंगे कि लेखपालों को उनकी तैनाती के जिले से ऐसे स्थानांतरण के फलस्वरूप किसी जिले में रिक्तियाँ स्वीकृत पदों की संख्या से 20% अधिक नहीं होगी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ट्रांसफ़र के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगला है, परंतु ये और समस्त भरे हुए पदों की संख्या 80% की सीमा से कम है तो ऐसी स्थिति में रिक्तियाँ जिले के आर पार अनुपातिक आधार पर बांट दी जाएंगी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, जब कोई भूभाग सर्वेक्षण अभिलेख या बंदोबस्त क्रिया के अधीन हो या धृति या चकबंदी की क्रिया के अधीन हो तो उपयुक्त क्रियाओं के अधीन क्षेत्र के बाहर किसी लेखपाल का स्थानांतरण नियुक्ति प्राधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा यथा स्थिति चकबंदी अभिलेख अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी के परामर्श के बिना नहीं किया जाएगा। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नक्शा यानी कि मैप। तो मैप के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्रत्येक गांव का एक नक्शा होता है, ये आपको पता ही होगा। तो इस नक्शे पर गांव की चौहद्दी दर्ज रहती है, यानी गांव की बाउंड्री दर्ज रहती है। इससे गांव की चौहद्दी के साथ साथ प्रत्येक खेत की चौहद्दी का भी पता चलता है।
नक्शे का अनुसरण करने के लिए लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव का हर वर्ष प्रत्येक खेत में जाकर 3 बार निरीक्षण करेगा। तो नक्शे का अनुसरण मतलब नक्शे में ये देखता है कि कुछ चेंज हुआ है, कुछ बढ़ा है या कुछ घटा है, इसके बारे में करता है लेखपाल। ठीक है। अगला, लेखपाल के इस दौरे को राजस्व भाषा में क्या कहते हैं? पड़ताल। तो इसे लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, पड़ताल क्या होता है? तो यही क्या होता है? पड़ताल। लेखपाल जाकर नक्शे की जो गाँव में नक्शा है उसके बारे में क्या करता है? निरीक्षण करता है। तो इसी क्या कहते हैं? पड़ताल। तो इसमें है प्रथम पड़ताल को खड़ी पड़ताल कहते हैं, जो 10 अगस्त से प्रारंभ की जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसकी आपको डेट ध्यान रखना है। 10 अगस्त को पहली पड़ताल यानी खड़ी पड़ताल कहेंगे। दूसरी पड़ताल को रबी पड़ताल कहते हैं, जो 1 जनवरी से प्रारंभ होती है। तीसरी पड़ताल को जायद पड़ताल कहते हैं, जो 1 मई से प्रारंभ होती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं खसरा। तो खसरे के बारे में भी आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो खसरा स्वयं अधिकार अभिलेख यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नहीं है, किंतु अधिकार अभिलेख की आधारशिला है। वर्ष 2021 में खसरा आरसी प्रपत्र को 4 को संशोधित कर उसको कंप्यूटरीकृत किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, यानी कि इसे जो कंप्यूटरीकृत कर दिया जा चुका है। फसली वर्ष 1428 अर्थात 1 जुलाई 2020 से पहले के वर्षों को के खसरा का रखरखाव और आरसी प्रपत्र 4 में ही किया जाएगा। वहीं इसी तारीख के बाद खसरों का रखरखाव निर्धारित प्रारूप आरसी प्रपत्र 4 का में कंप्यूटरकृत स्वरूप में किया जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला पॉइंट है कंप्यूटर खसरे में 21 की बजाय 46 कॉलम होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अब इसमें 21 कॉलम की बजाय कितने होते हैं? 46 कॉलम। तो कुछ बुक में आपको पता ही है जो खसरे में कॉलम की संख्या कितनी दी गई है? 22, और एग्जाम में भी 22 ही इसका आंसर दिया गया है। इसमें इन्होंने 21 दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है 22। लेकिन जो कंप्यूटरीकृत खसरा होता है, कंप्यूटर द्वारा जो खसरा आता है, उसमें कितने कॉलम होते हैं? 46 कॉलम होते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वे सब लेखपाल द्वारा खसरे में लिखे जाते हैं। अगला पॉइंट है लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल का पैरा का 55 वर्णन करता है कि खसरा और चित्र के को अनुरक्षित करने के लिए लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव का साल में 3 बार खेत का दौरा करेंगे। खसरा एक कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज होता है। इसमें किसी गांव के जमीन के एक टुकड़े पर उस पर उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा लिखा होता है। तो खसरा एक ज़मीन का ही टुकड़ा होता है और उस पर ये सारा ब्यौरा होता है कि उस पर कौन सी फसल उगाई जा रही है। नेक्स्ट दे रखा है इसका प्रयोग एक शजरा नामक दस्तावेज के साथ किया जाता है, जिसमें पूरे गांव का नक्शा होता है, जो उस गांव की सभी भूमि पट्टियों की परिभाषा देता है। अगला पॉइंट है इन पट्टियों को ब्यूरो ही खसरे में होता है। अगला, पारंपरिक रूप से खसरों में हर खेत और उसके क्षेत्रफल, उसके मालिक का और उस पर काम करने वाले कृषकों और उस पर उगने वाली फसलों का, उसकी मिट्टी के प्रकार एवं उस पर वृक्षों का विवरण होता है। तो खसरे पर ये सब चीज़ें अंकित होती हैं। यह हर साल नवीनीकरण किया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसे हर साल रिन्यूअल किया जाता है और देखा जाता है इसमें क्या चेंज किया गया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं शजरा को गांव का नक्शा भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना, शजरा आपसे पूछते हैं कि शजरा क्या होता है, तो गांव का कह सकते हैं, नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं शजरा गांव का नक्शा होता है। भारत में शजरा किसी गांव के ऐसे नक्शे को कहते हैं जिसका प्रयोग उस गांव के खेतों या अन्य जमीन की पट्टियों के कानूनी तौर पर स्वामित्व बनाने हेतु प्रशासनिक कार्यों के लिए होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। गांव का शजरा पूरे गांव की ज़मीन की पट्टियों में बांटता है और हर पट्टी को अपना अलग नंबर देता है। कौन? शजरा। शजरे में ये सब नंबर दिए होते हैं। अगला है पटवारी प्रणाली का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। तो इसे लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं पटवारी शब्द का सबसे पहले यूज़ किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। अगला पॉइंट देखते हैं मुगल सम्राट अकबर ने इसे बढ़ावा दिया तथा ब्रिटिश काल में इसे मामूली परिवर्तन किए हुए, किंतु प्रणाली जारी नहीं की। अगला पॉइंट है भारत सरकार ने वर्ष 2005 में पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया ताकि ज़मीन पर कंप्यूटरीकृत डाटा रखा जा सके। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है पटवारियों को पटेल, कारनाम, अधिकार, शान, बोगरू आदि भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1918 में सभी गाँवों में सरकार के प्रतिनिधि रूप में लेखपाल नियुक्त किए गए थे। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश में पटवारी के पद को चौधरी चरण सिंह के ज़माने में ही समाप्त कर दिया गया था।
अब उन्हें लेखपाल कहा जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसे लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं खतौनी की। तो खतौनी के बारे में देख लेते हैं। ये शब्द उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में वर्णित नहीं है, किंतु अधिनियम में वार्षिक रजिस्ट्रार यानी कि एनुअल रजिस्टर नामक जो कागजात धारा 33 में वर्णित है वही खतौनी के नाम से जाना जाता है। अगर गांव के खसरों के प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या परिवार की जमीन पर सूची बनाई जाए तो उसे खतौनी कहते हैं। इसे हर 6 साल बाद नवीकृत यानी कि रिन्यूएबल किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, खसरे को हर साल किया जाता है और जो खतौनी होती है उसको 6 साल बाद रिन्यूएबल किया जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यानी किसी व्यक्ति या परिवार के सभी खसरों की सूची उस व्यक्ति परिवार की खतौनी को कहते हैं। मान लो किसी के 4 बेटे हैं, ये 4 लोगों के नाम में ज़मीन है, तो अलग अलग ज़मीन को क्या कहेंगे? खसरा। और जब पूरे परिवार की ज़मीन को एक साथ काउंट किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? खतौनी। इसमें 14 खाने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। किसी बुक में और ज़्यादातर बुक में 13 दे रखे हैं, 13 खाने होते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से देख लें। अगला पॉइंट है, इसमें जोतदारों का वर्णन किया गया है कि वो किस हैसियत से भूमि धारण कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमा द्योतक चिन्ह की सूची यानी लिस्ट ऑफ बाउंड्री एंड सर्वे मार्क्स। तो इस अभिलेख में सीमा और बंदोबस्त चिन्हों का वर्णन होता है। ये कागजात किसी विवादग्रस्त भूमि या सीमा विवाद को निपटाने में पर्याप्त मदद करता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये कागजात खसरा में नत्थी रहता है, यानी खसरे के साथ ही ये होता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिनचरी बही यानी डायरी। तो लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल पैरा 47 के अनुसार लेखपाल अपने हल्का भर के लिए एक डायरी रखेगा। डायरी एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें लेखपाल के कर्तव्यों से संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन लिखा जाता है। इस डायरी में 1 अगस्त से 31 जुलाई की अवधि के हुए कार्यों का ब्यौरा होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं खेबट। अब खेबट क्या होता है? खेबट को लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, खेबट क्या होता है? तो ये जमींदारी का एक रजिस्टर होता था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के लागू होने के पूर्व प्रत्येक गांव के लिए 2 अधिकार अभिलेख यानी रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स होते थे, खेबट और खतौनी। खतौनी अब भी रखी जाती क्योंकि एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें ये वर्णन होता है कि कौन जोतदार किस हैसियत से भूमि को धारण कर रहा है। तो इससे आप ध्यान रखेंगे। चूँकि खेबट जमींदार और जमींदारी से संबंधित रजिस्टर था, अतएव जमींदारी उन्मूलन के बाद इसे बंद कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है, खेबट का भी यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन। तो दाखिल खारिज का अर्थ होता है वार्षिक रजिस्टर यानी कि एनुअल रजिस्टर, अर्थात खतौनी के में जोतदार नाम में का परिवर्तन। जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया की जाती है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कृषि वर्ष यानी एग्रीकल्चर ईयर्स। तो कृषि वर्ष से अभिप्राय 1 वर्ष है जो 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक को समाप्त होता है। तो इसे लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कृषि वर्ष कब से कब तक होता है। तो आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। कृषि वर्ष को ही हम क्या कहते हैं? फसली वर्ष। अमीन नामक कर्मचारी का मुख्य कार्य भू राजस्व की वसूली होता है। खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से अधिकार अभिलेख कहते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं खेती जमीन के मुख्य दस्तावेज जो लेखपाल द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है नक्शा, खसरा, सीमा द्योतक चिन्हों की सूची, खतौनी, दिनचर्या बही, आज्ञा पुस्तक, खेबट, किसान बही। तो ये सब क्या होते हैं? लेखपाल द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसान बही। तो किसान बही पटवारी लेखपाल द्वारा तैयार की गई दस्तावेजी पुस्तक है जो किसान के पास रहती है और वो तैयार कर्ताओं द्वारा किसान को उपलब्ध की जाती है। किसान बही पर किसान की खेती, उसका प्रकार, मात्रा व हक संबंधी विवरण होता है जिससे कि वो किसान अपनी भूमि की जानकारी रखता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं खेती जमीन पर लगान अदायगी। तो भू राजस्व निर्धारण एवं वसूली उत्तर प्रदेश को जाऊ एवं भू आधार अधिनियम 1950 द्वारा 241-294 के अनुसार प्रकाशित होती है। मालगुजारी एक टैक्स है जो भूमि पर उसकी उपज पर लगाया जाता है और ये सरकार को इसलिए दिए है कि वो सब भूमि की अध्यापति है। उपज के बदले वो मालगुजारी नकदी में निर्धारित की गई है। ये मालगुजारी लगभग 2 शताब्दियों से अपरिवर्तित रही। जमींदार जो भूमि का जोतदारों से वसूल करते हैं और उनको लगान, और जो सरकार का देता वो मालगुजारी होती है। इस तरह ये देकर 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला आता है लगान और भू राजस्व।
तो लगान तथा भू राजस्व एक सिद्धांत एक ही है, क्योंकि दोनों के कब्जे के कारण ही देय होता है, किंतु व्यवहार में दोनों में निम्न अंतर है। भू राजस्व सरकार द्वारा लगाया गया, जो किसी अधिनियम में बनाए गए नियम अनुसार लगाया जाता है, किंतु लगान संविदा अनुसार लगाया जाता है। भूमिधर सरकार को भू राजस्व देते हैं, जबकि आसामी असल काश्तकार को ये गांव की सभा का लगान देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, लगान संविदा की वस्तु है जो पक्षकारों को करार से परिवर्तित की जा सकती है भू राजस्व सरकार द्वारा। नेक्स्ट हम खेती जमीन के लिए कर्ज कैसे प्राप्त होता है, तो बैंक द्वारा। भूमिधर को सर्वप्रथम ऋण लेने के लिए सरकार की व्यवस्था बैंक द्वारा भूमिधर बैंक से सीधा कर्ज प्राप्त कर सकता है। इसके लिए भूमिधर को बैंक का आवेदन करना पड़ता है, और जिसके लिए भूमिधर अपने भूस्वास्थ्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, और ये पटवारी द्वारा दिया जाता है। अगला है हमारा अन्य रूप में। आज भी भूमि बंधक रखकर ये किराए या देकर ऋण प्राप्त किया जाता है। किसी भूमि को निश्चित समय से के लिए बंधक रखा जा सकता है, जिस पर बंधनकर्ता ऋण प्राप्त करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तहसील दिवस। तो तहसील दिवस पर जन सामान्य सरकार से संबंधित अपनी समस्याओं को लेकर समस्त तहसील स्तरीय अधिकारियों से मिल सकते हैं। प्रत्येक आवेदनकर्ता को उसके आवेदन की एक रसीद दी जाती है, जिसमें 10 अंकों का क्रमांक अंकित रहता है। तहसील दिवस पर जिले के सभी बड़े अधिकारी जैसे जिलाधिकारी, उपसंभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल आदि तहसील में उपस्थित होते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, तहसील दिवस का आयोजन माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को जिले के हर तहसील में 10 बजे से किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें थाना दिवस पर पुलिस विभाग के सभी बड़े अधिकारी जैसे पुलिस अधीक्षक, उपाध्यक्ष, दरोगा तथा यदि राजस्व आदि का मामले हों तो उपसंभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार भी थाने में उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं खेती जमीन का मालिकाना कैसे मिलता है। धारा 171 से 175। तो उत्तराधिकारी से विधानमंडल ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम द्वारा भूमि विधि क्षेत्र से धर्म हटाकर बहुत प्रशासनिक कार्य किया है। जोतदार की मृत्यु पर उसके भौमिक संपदा धारा 171 से 175 वर्णित अधिकारियों को जाती है, ना कि उसके व्यक्तिगत विधि से उत्तराधिकारियों को। नेक्स्ट हम देखते हैं भूस्वामी की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी का नाम दाखिल करने की प्रक्रिया। तो सबसे पहला है विवाद रहित होने की दशा में जब किसी भूस्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस उसकी मृत्यु की सूचना संबंधित क्षेत्र के पटवारी या लेखपाल को देगा, और पटवारी उस तथ्य की सत्यता की संक्षिप्त जांच के उपरांत विभागीय पत्र क्रमांक 11 के भरकर विवाद रहित होने की दशा में सुपरवाइजर कानूनगो को देगा, और उसके आदेश पर मृतक की संपत्ति से मृतक का नाम काटकर उसके वारिस का नाम कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर भूमि पर विवाद हो रहा है, विवाद होने की दशा में क्या होगा, यदि पटवारी अथवा लेखपाल या सुपरवाइजर कानून को इस बात की जानकारी होती है कि उक्त मामला विवादग्रस्त है, तो वो इस मामले को तहसीलदार को भेज देगा, और तहसीलदार इस मामले से संबंधित उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अपने निर्णय देगा, और यदि कोई पक्ष तहसीलदार के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता तो वो इसकी अपील सहायक कलेक्टर के न्यायालय तथा उसके विरुद्ध कमिश्नर के न्यायालय में कर सकेगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं खेती की ज़मीन के क्रय करने का मालिकाना। तो धारा 854 खेती ज़मीन के सक्रिय अधिकार वाले भूमिधर अधिनियम से बनाए गए नियमों के अनुसार ही अन्य को संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 के अनुसार ही विक्रय कर सकता है। खेती ज़मीन को पट्टे पर प्राप्त करना। सरकार किसी भी व्यक्ति को भूमि किसी भी प्रयोजन हेतु या कृषि प्रयोजन हेतु पट्टे पर दे सकती है, किंतु इस पर प्रतिबंध यह है कि उस व्यक्ति के पास कुल भूमि जो पट्टे पर दी जा रही है उसको जोड़कर 12 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला है खेती ज़मीन का मालिकाना वसीयत द्वारा। धारा 169 में जावी एवं भू विधि अधिकारी एवं लॉ ऑफ विल्स अधिनियम 1950 जोत नियम के 2 ढंग से बताए गए। तो वसीयत द्वारा 169 170, वसीयत उत्तराधिकार द्वारा 171 175। तो सबसे पहला है इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं दान द्वारा खेती जमीन का मालिकाना। दान के विषय में संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 के अनुसार खेती जमीन का दान द्वारा भी मालिकाना प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं भूमि आवंटन द्वारा प्राप्त करना। भूमि आवंटन प्रबंधन समिति परगना अधिकारी सहायक कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति लेकर किसी भी भूमि में जो धारा 132
में वर्णित भूमि के अलावा किसी व्यक्ति के दाखिल असंक्रिय अधिकारी वाले भूमिधर के रूप में कर सकती है। यदि ऐसी भूमि 132 में वर्णित है तो आयासी रूप में कर सकती है, किंतु यह अधिनियम द्वारा विनियमित होगी। किसी अनुसूचित जनजाति के लिए खेतिहर मजदूर को ये भूमि प्रदान की जाती है, परंतु 3 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित नहीं की जा सकेगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, खेती जमीन के मुख्य दस्तावेज। तो खेती जमीन के लिए मुख्य दस्तावेजों का विवरण निम्न प्रकार है। सबसे पहले अधिकार अभिलेख। तो प्रत्येक गांव के लिए एक अधिकारों का अभिलेख होता है। ये धारा 234 के अंतर्गत निर्मित नियमों द्वारा निर्धारित अपवादों के अधीन होता है। अधिकार अभिलेख एक ऐसा रजिस्टर होता है जो धारा 32 में वर्णित है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत अभिलेख अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। उपयुक्त संशोधन बंदोबस्त अवधि के समय लेखपाल द्वारा तैयार किया जाता है। धारा 33 के अंतर्गत वार्षिक रजिस्टर होता है। नेक्स्ट है गांव रजिस्टर। ये धारा 31 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में तैयार किया जाता है, जिसमें एक नई प्रक्रिया प्रभावित क्षेत्र, एहतमाली खेती वाली क्षेत्र और 3 जिसके मालगुजारी पूर्णतः आंशिक समाप्त कर दी गई है उस क्षेत्र में दर्ज होते हैं। धारा 174 के अनुसार उत्तराधिकार का क्रम। तो धारा 174 के अनुसार ये क्रम होता है। सबसे पहले पुत्र, पुत्री, नवाचार पुत्री का पुत्र, पिता, माता, भाई, भतीजा, भाई का पुत्र, बहन का पुत्र। तो ये सब क्रम होता है किसका? उत्तराधिकार का क्रम। अगला हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था यानी कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सामान्य ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी का सशक्त माध्यम है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक संयोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश पंचायत राज अधिनियमों के अर्थात उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 में अपेक्षित संशोधन कर संवैधानिक व्यवस्था को मूर्त रूप दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 में एक विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, जिसके द्वारा की गई संशोधनों के अध्ययन उपरांत तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति HPC द्वारा वर्ष 1997 में 32 विभागों के कार्य चिन्हित कर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई थी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, प्रदेश सरकार संवैधानिक भावना के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार एवं दायित्व संपन्न करने के लिए कटिबद्ध है। अगला है पंचायती राज व्यवस्था का संक्षिप्त इतिहास। तो भारत के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ ऋग्वेद में सभा एवं समिति के रूप में लोकतांत्रिक स्वायत्तशासी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आगे दे रखा है, इतिहास के विभिन्न अवसरों पर केंद्र में राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद सत्ता परिवर्तनों से निष्प्रभावित रहकर भी ग्रामीण स्तर पर ये स्वायत्तशासी इकाइयाँ पंचायती अधिकार से निरंतर किसी न किसी रूप में कार्यरत रही हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में पंचायती विकासों का प्रथम चरण 1947 से 1952-53 तक। तो इसमें दे रखा है, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षरित हुआ और प्रदेश में 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना हुई। इसके बाद जब देश का संविधान बना तो उसमें पंचायतों की स्थापना की व्यापक व्यवस्था की गई। नेक्स्ट आपको सामने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के कितने प्रतिशत पद आरक्षित होना चाहिए? तो कितने होना चाहिए? 33%, यानी कि 1/3%। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो आगे दे रखा है इसमें 73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए कम से कम 33% पद आरक्षित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहते हैं हम? पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों में चुने गए सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इनकी संख्या 7 से लेकर 17 तक होती है।
तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पंच। ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है तो कितनी है? आपको ध्यान रखना है 2,55,357, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारे डी में करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे दे रखा है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में ये निर्देश दिए गए हैं कि राज्य पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएं और ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के कार्य एवं अधिकार उन्हें देने का प्रयत्न करें। अगला पॉइंट है, 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश के तत्कालीन 5,40,00,000 ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 पंचायतों ने कार्य करना प्रारंभ किया। साथ ही लगभग 8,000 पंचायत अदालतें भी स्थापित की गईं। नेक्स्ट है इसी में, वर्ष 1951 से 51-52 में ग्राम सभाओं की संख्या बढ़कर 35,943 तथा पंचायत अदालतों की संख्या 8,492 हो गई। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, वर्ष 1952 से पंचायतों ने ग्रामीण जीवन में संयोजित स्तर पर राष्ट्र निर्माण का कार्य करना आरंभ किया। इसी वर्ष पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। अगला, योजना की सफलता के लिए शासन द्वारा पंचायत अदालत के स्तर पर विकास समितियों के सदस्य मनोनीत किए गए। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत मंत्री, विकास समितियों को का भी मंत्री नियुक्त किया गया। अगला है, जिला नियोजन समिति में भी प्रत्येक तहसील में एक प्रधान मनोनीत किया गया। अगला पॉइंट है, वर्ष 1952-53 में जमींदारी विनाश के पश्चात ग्राम समाज की स्थापना हुई और ग्राम सभाओं का अधिकार बढ़ाए गए। नेक्स्ट है, आगे दे रखा है, पंचायतों के विकास का दूसरा चरण 1953-54 से 1959-60 तक। तो वर्ष 1953-54 में पंचायतों की सक्रियता एवं विभिन्न विकास संबंधी कार्यक्रमों में उनका सहयोग बढ़ाने के लिए विधानसभा के सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति के सुझावों को दृष्टि में रखकर पंचायत राज संशोधन विधेयक तैयार किया गया, जो पंचायतों के अगले दूसरे आम चुनाव में क्रियान्वित हुआ। अगला पॉइंट है, वर्ष 1955 में पंचायत का दूसरा आम चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें ग्राम सभा व ग्राम समाज के क्षेत्राधिकार को एक कर दिया गया। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले हर ग्राम में ग्राम सभा संगठित करते हुए दूसरे आम चुनाव में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 72,425 हो गई। वर्ष 1957-58 में पंचायतों के क्षेत्रीय परिवर्तन के कारण उनकी संख्या 72,425 के स्थान पर 72,409 रह गई, जबकि न्याय पंचायतों की संख्या 85,851 थी। और वर्ष 1955 के चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का न्याय पंचायत नामकरण किया गया। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 1959-60 पंचायत के कृषि विषय कार्य की दृष्टि से उल्लेखनीय वर्ष रहा। इस वर्ष पंचायतों ने खाद्यान्न की उपज बढ़ाने के लिए चलाए गए रबी खरीफ आंदोलन में विशेष उत्साह प्रदर्शन किया। इस उद्देश्य से अधिकांश ग्राम संस्थाओं की कृषि समिति की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, पंचायतों का विकास का तीसरा चरण 1960-61 से 1971-72 तक। तो वर्ष 1961-61 में गाँव को आत्मनिर्भर तथा संपन्न बनाने के लिए उद्देश्य ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन ग्राम सभा स्तर पर किया गया। इसी वर्ष पंचायती राज अधिनियम में संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतें तथा न्याय पंचायतों के चुनाव की पद्धति आंशिक परिवर्तन किया गया, जिसके अनुसार ग्राम सभा के प्रधान का चुनाव गुप्त प्रणाली द्वारा किए जाने का निश्चय हुआ। 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962 के मध्य पंचायतों का तृतीय सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ। श्री बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के निर्देशानुसार सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 क्रियान्वित किया गया। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के अनुसार प्रदेश में ग्राम सभा, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद की इकाइयों को एक सूत्र में बांधा गया और प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की हुई। पंचायतों के तीसरे आम चुनाव के पश्चात प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 72,233 तथा न्याय पंचायतों की संख्या 8,594 थी। पंचायतों का विकास का चौथा चरण 1972-73 में से 1981-82, तो आप इसको ध्यान रखेंगे,
तो वर्ष 1972-73 में पंचायतों का चौथे आम चुनाव संपन्न हुए। उस समय प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 72,834 और न्याय पंचायतों की संख्या 8,792 थी। 30 अक्टूबर 1971 के विभाग के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता पंचायत सेवकों के शासकीय कर्मचारी हो जाने के उपरांत ग्राम पंचायतों की गतिविधियों अपेक्षित सुधार हुआ और तदुपरांत बड़ी द्रुत गति से ग्राम पंचायतों अर्थात ग्राम उपयोगी सत्ता की जड़ें गहरी जमने लगी। आगे दे रखा है, वर्ष 1981-82 के अंत तक कतिपय संशोधन के फलस्वरूप प्रदेश में 72,809 ग्राम पंचायतें तथा 8,791 ग्राम न्याय पंचायतें कार्यरत रहीं। ग्राम पंचायतों का 5वां समान निर्वाचन वर्ष 1972-73 के उपरांत मार्च 1982 से जुलाई 1982 के मध्य संपन्न हुआ। नेक्स्ट दे रखा है, इस समान निर्वाचन में ग्राम सभाओं की संख्या 74,060 थी। इस चुनाव में उनके मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट है, पंचायतों का विकास का 5वां चरण 1983-84 से 1992-93। तो इसमें है, वर्ष 1988 में ग्राम पंचायतों का 6ठा सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ। तो वर्ष 1988 में पंचायत राज अधिनियम के संशोधन कर ये व्यवस्था की गई, ग्राम पंचायतों के सदस्य पदों पर 30% प्रतिनिधित्व महिलाओं को प्राप्त होना चाहिए। साथ ही ये भी व्यवस्था की गई कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, इस आम चुनाव में ग्राम पंचायतों की संख्या 73,927 तथा न्याय पंचायतों की संख्या 8,814 थी, जिसमें महिला प्रधानों की संख्या 930 तथा महिला सदस्यों की संख्या 1,50,577 थी, जिसमें अनुसूचित जाति की महिला सदस्यों की संख्या 65,937 थी। वर्ष 1989 में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के कार्यान्वयन का भार ग्राम पंचायतों को सौंपा गया। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत विकास का 6वां चरण 1993 से 94। तो भारतीय संदर्भ के निर्माण के समय ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में आधुनिक स्तर पर पंचायतों को मान्यता देते हुए कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए उपाय करेगा, उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने का आवश्यक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1994 में देश की ग्राम पंचायतों को संवैधानिक इकाई मानते हुए स्वशासी संस्था के रूप में स्थापित करने, उनमें एक रूपता लाने, निश्चित समय पर उनके चुनाव सुनिश्चित कराने, आर्थिक रूप से उन्हें सुदृढ़ करने तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जे के उद्देश्य से 72वां संविधान संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जो बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 के रूप में 24 अप्रैल 1993 में संपूर्ण देश में लागू हुआ। नेक्स्ट है, 93 संविधान संशोधन के अनुक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ। इसमें संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत समिति जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन द्वारा राज्य के तीनों स्तर पर पंचायतों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत में एक रूपता लाते हुए निम्नलिखित व्यवस्था की सुनिश्चित की गई। तो सबसे पहला था इसमें पंचायतों का संगठन। तो इसमें सबसे पहला था क्या, पंचायतों का संगठन और संरचना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण, पंचायतों का निश्चित कार्यकाल, पंचायतों की कृत शक्तियाँ, उत्तरदायित्व एवं विस्तार, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, नेक्स्ट राज्य वित्त आयोग की स्थापना। उपयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत यथासंभव 1000 की आबादी पर ग्राम पंचायतों का गठन, संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप ही आबादी के प्रतिशत के आधार पर पंचायती राज की प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष पदों एवं सदस्यों के स्थानों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग 27% से अनधिक एवं प्रत्येक वर्ग में महिलाओं के लिए 1/3 अनुन्नयन पदों एवं स्थानों का आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की गई। ये भी सुनिश्चित किया गया कि पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष हो एवं उसे पूरा कर सके। संविधान एक राज्य के पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचना 23 अप्रैल 1994 के द्वारा निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और वर्ष 1994 से राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के संपन्न कराए जाते हैं।
नेक्स्ट है राज्य पंचायती राज विभाग द्वारा वर्तमान में निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है। सबसे पहला है ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम निर्मल भारत अभियान। अगला है पंचायती राज पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। अगला है राज्य वित्त आयोग एवं 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ग्रामीण स्थानीय का निकायों का अनुदान। अगला है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामीण विकास योजनांतर्गत आंतरिक गलियों से सीसी रोड एवं केसी ड्रोन इंटरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था। अगला है भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारंटी योजना। अगला है बहुउद्देशीय पंचायत भवन भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों का निर्माण। अगला है पिछला क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम। अगला है राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान। अगला है प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्योष्टि स्थलों का विकास। तो पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 1995 से किए जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पंचायती त्रिस्तरीय जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे अधिक प्रभावी संस्था ग्राम सभा, जिसमें सभी योजनाएं एवं बजट रकम अनुमोदित कराया जाता है। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की बैठकों में भी उनसे संबंधित योजनाओं का बजट एवं अनुमोदित कराया जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 59,163 ग्राम पंचायत, 822 क्षेत्र पंचायत एवं 8,135 न्याय पंचायत तथा 75 जिला पंचायतें। जबकि उत्तर प्रदेश के पंचायती विभाग की वेबसाइट पर कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 58,358 दी गई है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच एवं ग्राम प्रधान सहयोगी 11 सदस्य होता है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय 3 प्रकार गठित किए जाते हैं: नगर निगम, नगर पालिका, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत। वर्ष 1992 में केंद्र सरकार द्वारा 74वें संविधान संशोधन करके एक नया भाग 9 का जोड़ा गया, जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ZG में नगर निकाय की प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है 74वें संविधान संशोधन के बाद राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि संशोधन अधिनियम 1994 नाम से एक नया कानून बनाया गया। नगर निगम में एक नया मेयर, एक उप मेयर, 3 प्रकार के सभासद होते हैं। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। ये 5 वर्ष के लिए चुना जाता है तथा पद धारण तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। नेक्स्ट है यदि 2 वर्ष के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो पारित नहीं होता है, फिर उस स्थिति से पुनः 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं: निर्वाचित, मनोनीत और पदेन। पदेन सदस्यों के अंतर्गत नगर क्षेत्र के लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य तथा विधानसभा विधान परिषद सदस्य आते हैं। निगम में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 60 से 110 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है वर्तमान में पंचायती राज कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं। उत्तर प्रदेश में नागरीय स्वायत्त शासन 1916 से शुरू किया गया है। नगरों के प्रकार की घोषणा राज्यपाल करते हैं। नगर पालिका के प्रादेशिक क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पर गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर 7 दिसंबर 1947 को किया गया। उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुई। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों का गठन यथासंभव 1000 की आबादी पर किया जाता है। पंचायतों में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष सामान्य मतदाता के अनुरूप है। पंचायतों के सदस्य अथवा प्रधान अन्य पदाधिकारी के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है, आपको पता ही होगा। ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा किया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। तो उप प्रधान का चुनाव ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है, आपको ये पता ही होगा। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की बैठक। तो कार्य संपादन हेतु ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक मास में कम से कम 1 बार होती है। तो आपको ध्यान रखना है जो ग्राम पंचायत की बैठक होती है महीने में कम से कम 1 बार होना चाहिए। 2 लगातार बैठकों के बीच 2 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी BDO होता है।
एक ग्राम विकास अधिकारी वर्तमान में 5 ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षेत्र पंचायत के बारे में। तो प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख एवं सदस्य होते हैं। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। प्रमुख तथा उप प्रमुख के चुनाव सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच किया जाता है। क्षेत्र पंचायत का सचिव खंड विकास अधिकारी यानी कि BDO होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिला पंचायत की। तो जिला पंचायत प्रत्येक जिले में गठित होती है। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच किया जाता है। जिला पंचायत का सचिव जिले के प्रमुख विकास अधिकारी पंचायती राज अधिकारी होता है। नेक्स्ट है जिला पंचायत व क्षेत्र के अंतर्गत 6 समितियों का गठन किए जाते हैं। प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण एवं कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति। संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेखित 29 विषयों में से 16 विषयों के कार्य उत्तर प्रदेश पंचायती राज पंचायतों के हस्तांतरित किए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्य के निधि निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 243 का से लेकर 243 ऋणांक तक पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हो गया। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली 1961-62 में लागू की गई थी। नेक्स्ट है प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली। ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली राज्य निर्वाचन आयोग के अक्षिण निर्देशन और नियंत्रण के अधीन तैयार की जाएगी। नेक्स्ट मत देने का अधिकार। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम द्वारा उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम किसी ग्राम पंचायत की किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से तत्समय सम्मिलित हो तो वो उस ग्राम पंचायत के किसी भी निर्वाचन में मत देने का अधिकार होगा उसको। नेक्स्ट है ग्राम सभा की बैठकें और कृत। तो प्रत्येक ग्राम सभा में प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें होंगी। एक बैठक खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद, दूसरी बैठक रबी की फसल कटने के तुरंत बाद। तो बैठक की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की जाएगी। प्रधान नियत प्राधिकारी के लिखित रूप में मांग किए जाने पर अपने अथवा सदस्यों की संख्या कम से कम 1/4 पर मांग पर ऐसी मांग 30 दिन के भीतर किसी भी समय एक साधारण सामान्य बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट है ग्राम सभा। किसी बैठक के लिए गणपूर्ति की संख्या सदस्यों की कुल संख्या के 5वें भाग की उपस्थिति आवश्यक होती है, किंतु प्रतिबंध यह है कि गणपूर्ति का अभाव स्थगित की गई है। किसी बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यकता नहीं होगी। ग्राम सभा निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी और ग्राम पंचायतों को सिफारिश का सुझाव दे सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राम पंचायत के खातों, वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन रिपोर्ट के अंतिम लेखा परीक्षा टिप्पणी को उस पर दिए गए उत्तर यदि कोई हो। नेक्स्ट है पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट। ग्राम में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता, सामान्य की अभिवृद्धि, ग्राम के भीतर प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम, ऐसे अन्य मामले जो नियत किए जाएं। नेक्स्ट है इसके अलावा ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्यों का संपादन करेगी, यानी कि ग्राम सभा के जो काम है सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अंशदान जुटाना, ग्राम में संबंधित विकास की योजनाओं को कार्यान्वयन हितधारी की पहचान, ग्राम में संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन सहायता में पहुंचाना। ग्राम पंचायत का प्रधान। तो ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा जो उसका अध्यक्ष होगा। राज्य सरकार आदेश द्वारा प्रधान के पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों में पिछले वर्गों के लिए आरक्षित करेगी। आरक्षित प्रधानों की पदों की कुल संख्या 1/3 से अन्योन पद यथास्थिति अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों के पिछले वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। प्रधान का निर्वाचन। ग्राम पंचायत का प्रधान किसी पंचायत क्षेत्र में प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में राजनीतिकृत व्यक्तियों द्वारा
अपने में से निर्वाचित किया जाएगा। यदि किसी ग्राम पंचायत के समान निर्वाचन में प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जाता है और ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या 2/3 से कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं तो राज्य सरकार या इसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी आदेश द्वारा या तो प्रशासनिक समिति जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए ऐसी संख्या में जैसे वो उचित समझे आहट व्यक्ति होंगे या प्रशासक नियुक्त कर सकता है। प्रशासनिक समिति के सदस्य प्रशासक 6 माह से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसे कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट आदेश विनिष्ट करे पद धारण करेगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की प्रयोजनों के प्रशासनिक समिति का प्रशासक सामूहिक रूप से संगठित ग्राम पंचायत समझी जाएगी। उप प्रधान का चुनाव पंचायत के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। कतिपय पदों के साथ धारण करने का प्रतिबंध कोई व्यक्ति एक साथ ग्राम पंचायत का प्रधान न्याय पंचायत का पंच नहीं होगा या एक से अधिक प्रदेशक निर्वाचन क्षेत्रों में ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होगा या ग्राम पंचायत का सदस्य न्याय पंचायत का पंच नहीं होगा या एक से अधिक ग्राम पंचायतों का या न्याय पंचायतों में से कोई पद धारण नहीं करेगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य या न्याय पंचायत का पंच निर्वाचित होने या ऐसा पद धारण करने के लिए अनर्ह होगा यदि वो संसद का या राज्य विधानमंडल का सदस्य है या किसी क्षेत्र पंचायत का सदस्य या प्रमुख या उपप्रमुख है या किसी जिला पंचायत का सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया। प्रधान को हटाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा एक विशेष प्रकार की बैठक बुलाई जाती है जिसकी 15 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होती है। इस बैठक में ग्राम सभा में उपस्थित होते हैं। मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रधान को हटाया जा सकता है। ग्राम प्रधान को हटाने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक के लिए गणपूर्ति होना आवश्यक है जो उस ग्राम के सभा के 1/3 सदस्यों से कम नहीं होगी। यदि बैठक में गणपूर्ति अपेक्षित बहुमत न होने के कारण प्रधान को हटाने हेतु प्रस्ताव पारित न हो सके तो उसी प्रधान को हटाने के लिए दूसरा इस प्रकार का प्रस्ताव उस बैठक से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। पंचायत क्षेत्र की घोषणा। राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम या ग्राम के समूह जिसकी जनसंख्या यथासंख्य 1000 या हो या पंचायती क्षेत्र घोषित कर सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार संबंधित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर अन्यथा प्रस्ताव पर पूर्व प्रकाशन के पश्चात अधिसूचना द्वारा किसी भी समय किसी पंचायत क्षेत्र में किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को सम्मिलित करके उससे निकाल कर परिष्कार कर सकती है। पंचायत क्षेत्र का नाम परिवर्तन कर सकती है या ये घोषणा कर सकती है कि कोई क्षेत्र पंचायत क्षेत्र नहीं रह गया। ग्राम पंचायत प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचायत को क्षेत्र के नाम पर भी एक ग्राम पंचायत संगठित की जाएगी। नेक्स्ट है प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय होगी। किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में जिसकी जनसंख्या 1000 तक 9 सदस्य होंगे, 1000 से अधिक तो किंतु 2000 से अधिक हो तो 11 सदस्य होंगे, 2000 किंतु 3000 से अधिक है 13 सदस्य होंगे, 3000 से अधिक हो तो 15 सदस्य होंगे। नेक्स्ट ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन प्रयोजनों के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र की एक ऐसी रीति से प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन किया जाएगा। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या उसके आवंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासंभव एक ही हो। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत के एक सदस्य द्वारा किया जाएगा। कोई ग्राम पंचायत अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों का निर्वाचन का अधीक्षण। ग्राम पंचायत के प्रधान और सदस्यों का निर्वाचन संचालन अधीक्षण निदेशक नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। राज्य निर्वाचन आयोग का परीक्षण नियंत्रण अधीन रहते जिला मजिस्ट्रेट जिले में ग्राम पंचायतों का प्रधान सदस्यों के सभी निर्वाचनों का संचालन पर्यवेक्षण करेगा। ग्राम पंचायतों का कृत ऐसी शर्तों के अधीन रहते हैं जिस राज्य समय समय पर विनिष्ट करे प्रत्येक ग्राम पंचायत में निम्नलिखित कृत संपादन करेगी। तो पहला है कृषि और बागवानी का विकास, परंदुंदी बंजर भूमि और चारगाह भूमि का विकास, भूमि विकास, भूमि सुधार और भूमि संरक्षण में सरकार और अन्य एजेंसियों की सहायता करना, भूमि चकबंदी में सहायता करना, लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण जब वितरण और मरम्मत हो, अनुचित सिंचाई का उद्देश्य जलपूर्ति विनिमय, फालतू जानवरों को कुक्कुटों का अन्न, पशुधनों नस्लों का सुधार करना,
दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, सुअर पालन इत्यादि का प्रोन्नति करना। नेक्स्ट है गाँवों में मत्स्य पालन का विकास करना, सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षों पर परीक्षण करना, लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति का विकास करना, कृषि वाणिज्यिक उद्योगों को विकास में सहायता करना, कुटीर उद्योग की प्रोन्नति करना, ग्राम में ग्राम पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का कार्यक्रम और विकास प्रोन्नति उनका अनुरक्षण करना, ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना। नेक्स्ट है गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की प्रोन्नति कार्यान्वयन करना, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना करना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ग्राम स्वच्छता की प्रोन्नति, महामारियों के विरुद्ध रोकथाम करना, ग्राम पंचायत स्तर पर महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों का में भाग लेना इत्यादि। ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत के लिए एक योजना तैयार करेगी और उसे संबंधित क्षेत्र पंचायत को ऐसे दिनांक के पूर्व ऐसे प्रारूप की रीति जैसे नियत की जाए प्रेषित करेगी। नेक्स्ट है न्याय पंचायत की स्थापना, राज्य सरकार द्वारा अथवा नियत प्राधिकारी जिला सर्किलों में विभाजित करेगा। ग्राम पंचायतों के अधिकारों के अधीन रहते हुए प्रत्येक सर्किल में उतने ही क्षेत्र सम्मिलित होंगे जितने की इष्टकर हो। ऐसे प्रत्येक सर्किल के निमित्त एवं न्याय पंचायत की स्थापना करेगा। प्रतिबंध यह है कि प्रत्येक सर्किल के भीतर ग्राम पंचायतों के क्षेत्र परस्पर संलग्न होंगे। नेक्स्ट है प्रत्येक न्याय पंचायत के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 25 अधीन रहते हुए उतनी होगी जो नियत की जाए, किंतु न्याय पंचायत की ये विधि सम्मत होगा कि उनमें किसी रिक्त के होते हुए भी ये कार्य करती रहे। प्रतिबंध ये है कि उसमें पंचों की संख्या के 2/3 से कम ना हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल पर पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके, तब तक के लिए बाय बाय।